भारत के प्रतिष्ठित खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संन्यास की घोषणा की। वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। भारत के प्रतिष्ठित खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संन्यास की घोषणा की। वे हॉकी से संबंधित हैं। इन्होंने 22 जून 2025 को बेल्जियम के खिलाफ FIH प्रो लीग में भारत के अंतिम मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना अंतिम मैच 15 जून 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ललित के संन्यास ने 1 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के मैच के समापन की घोषणा की, जिसमें उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भारतीय हॉकी को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे टोक्यो 2020 में ओलंपिक में इतिहास रचने वाली टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाने में मदद की, जो 1980 के बाद ओलंपिक हॉकी में देश का पहला पदक था। ललित ने सीनियर स्तर के भारत के लिए 183 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 67 गोल किए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अब नए नियमों के अनुसार EPFO सदस्य पूर्व स्वीकृत कारणों के तहत 5 लाख तक की राशि 3 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 25 जून 2025 को इसकी घोषणा की। इस बदलाव का उद्देश्य है आपात स्थिति में तेज फंड वितरण करना। यह निर्णय कर्मचारी लाभ और सामाजिक सुरक्षा के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बड़े लक्ष्यों का हिस्सा है। 5 लाख की नई सीमा लाखों EPF सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी, खासकर मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा जैसे हालातों में। सेवायुक्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सशक्त बनाना और भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। EPFO ने कोविड-19 के दौरान यह ऑनलाइन ऑटो सेटलमेंट प्रणाली की शुरुआत की थी, जिससे सदस्यों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए तुरंत पैसा मिल सकता था। बाद में इसमें अन्य ज़रूरतें भी जोड़ी गई, जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास। सभी क्लेम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता, तेज प्रक्रिया और मानवीय पक्षपात की संभावना समाप्त होती है। ऑटो सेटल्ड क्लेम के आंकड़े। वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम ऑटो सेटल हुए, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 89.52 लाख से 161% अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 2.5 महीनों में ही 76.52 लाख क्लेम ऑटो सेटल हो चुके हैं। यह अब तक प्रोसेस हुए कुल एडवांस क्लेम का 70% हिस्सा है। ऑटो सेटल क्लेम का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 में 31% था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 59% हो गया है। यह प्रगति EPFO की डिजिटल गवर्नेंस, सदस्य केंद्रित सुधारों और तेज भुगतान प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू विद्या शक्ति कार्यक्रम किस प्रकार की पहल है? इसका करेक्ट आंसर है सुधारात्मक शिक्षण पहल। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू विद्या शक्ति कार्यक्रम सुधारात्मक शिक्षण पहल है। इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य है शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करना और नामांकन बढ़ाना। यह कार्यक्रम समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम एक ऑनलाइन रिमेडियल शिक्षा कार्यक्रम है। इसके तहत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में धीमा सीखने वाले छात्रों को मदद देना है। विद्या शक्ति कार्यक्रम फिलहाल इन संस्थानों में लागू किया गया है। 4424 के लगभग जिला परिषद सरकारी और नगरपालिका स्कूल, 576 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके अलावा आंध्र प्रदेश आवासीय और मॉडल स्कूल। इस कार्यक्रम के तहत कक्षाएं नियमित स्कूल के समय के बाद चलेंगी और शिक्षकों को 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे इस रिमेडियल टीचिंग को प्रभावी ढंग से चला सकें। इस कार्यक्रम के तहत 10वीं कक्षा के तेज छात्रों की पहचान कर और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत IIT मद्रास प्रवर्तक इनोवेशन हब के सहयोग से शिक्षकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट किस समूह द्वारा चालू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अडानी समूह। अडानी समूह ने हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया है। 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में इसे शुरू किया गया। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अडानी इंटरप्राइजेज की स्वच्छ ऊर्जा शाखा द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह कदम भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को समर्थन देता है। ऑफ ग्रिड परिचालन, यह संयंत्र पूरी तरह ऑफ ग्रिड है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर पैनल और बैटरी स्टोरेज का इसमें उपयोग होता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, जिससे पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन होता है। यह मॉडल दूरदराज क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन को दर्शाता है। ऑफ ग्रिड परिचालन का उद्देश्य है, इससे हाइड्रोजन आयात पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों जैसे उर्वरक, रिफाइनिंग और भारी परिवहन में हरित ऊर्जा का प्रयोग होगा। ग्रीन हाइड्रोजन जो केवल वाष्प छोड़ता है, यह ग्रे हाइड्रोजन से कहीं अधिक पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है जानवी। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय जानवी बनी। जानवी की यह सफलता स्टीम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है। जानवी को अमेरिका के आगामी व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट के मिशन के लिए चुना गया है। इस स्टेशन के अगले 4 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। इस मिशन के जरिए वह व्यावसायिक स्पेस स्टेशन संचालन में भाग लेने वाली पहली भारतीयों में शामिल हो जाएंगी। वैज्ञानिक योगदान और खोज, जानवी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के साथ काम करते हुए पेन स्टार्स टेलीस्कोप डेटा के आधार पर एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। जानवी को स्पेस आइसलैंड के जियोलॉजिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने ज्वालामुखीय और ग्रह समरूप भू प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। वह इस कार्यक्रम की सबसे युवा विदेशी एनालॉग अंतरिक्ष यात्री और पहली भारतीय प्रतिभागी बनी। उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार, जानवी नासा स्पेस एप्स चैलेंज में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीती। इसके अलावा इसरो के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह समारोह के यंग अचीवर्स अवार्ड्स भी उन्हें मिले। देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जनवरी 2026 तक इसकी स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और औद्योगिक समाधान को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी निकायों के लिए राष्ट्रीय क्वांटम अवसंरचना हब बनाना है। क्वांटम का उपयोग दवाओं की खोज, ईवी बैटरी अनुकूलन और इमेज क्लासिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। IBM यह लॉजिकल क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करेगा। इसके अलावा LTI, माइंट्री, TCS और IBM मिलकर लॉजिस्टिक्स विथ मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग विकसित करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई क्रिस्टी कॉन्वेंट्री किस खेल से संबंधित रही हैं? इसका करेक्ट आंसर है तैराकी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई क्रिस्टी कॉन्वेंट्री तैराक रही हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 23 जून 2025 को अपनी 131वीं वर्षगांठ मनाई और इस दिन क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने औपचारिक रूप से इस समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इनका कार्यकाल 8 वर्षों का होगा। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री तैराकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और जिम्बाब्वे की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक हैं। उनकी यात्रा ओलंपिक समिति की अध्यक्षता तक केवल खेलों की उपलब्धि के जरिए ही नहीं, बल्कि ओलंपिक आंदोलन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के कारण भी रही है। उन्होंने पहले जिम्बाब्वे की युवा, खेल, कला और संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया है और ओलंपिक समिति में समावेशित और खिलाड़ियों के सशक्तिकरण के लिए परोपकारी भूमिका निभाई है।